हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अभिषेक महाजन। आज हम जो सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक कर रहे थे उसमें नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करेंगे कैटालिसिस और उसके टाइप्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले कैटालिसिस में आए तो कैटालिस्ट का रूल पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट आर डिफाइंड एज दो सब्सटेंसेस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अल्टर करते हैं, या तो उसके पाथ को चेंज कर देंगे रिएक्शन के, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ए कैटलिस्ट यूज टू स्पीड अप और इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। हाउएवर इफ़ वी गो इनटू ए मोर डीपर लेवल, कैटलिस्ट का मेनली काम क्या है, ब्रेक करना किसको और रीबिल्ड करना केमिकल बॉन्ड्स को, क्योंकि वो रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड जो हैं उनको तोड़ेंगे और नए बॉन्ड को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट आर, कैटलिस्ट के क्या फीचर हैं कि कैटलिस्ट जो है वो डज नॉट इनिशिएट ए केमिकल रिएक्शन। इनिशिएशन का काम उसका नहीं है, स्टार्ट करने का काम कैटलिस्ट का नहीं है। कैटलिस्ट डज नॉट बी कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, कैटलिस्ट कंज्यूम भी नहीं होता रिएक्शन में। कैटलिस्ट टेंड्स टू रिएक्ट विद रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट भले रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, इंटरमीडिएट बनाएगा और एंड एट द सेम टाइम फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल रिएक्शन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनाने में हेल्प ही कर देगा। पर जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी तो कैटलिस्ट जैसा था वैसा का वैसा रिजनेट कर लिया जाता है, यानी कि वो कंज्यूम नहीं होता। तो अ कैटलिस्ट कैन बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कैटलिस्ट, तीनों तरह का हो सकता है। सम ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट इंक्लूड, जिसमें मेटल्स आते हैं, उनके ऑक्साइड्स आते हैं, सल्फाइड्स आते हैं, हैलाइड्स आते हैं, ठीक है। सेमी मेटालिक एलिमेंट जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन है, ये भी हम कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। लाइकवाइज लिक्विड एंड गैसेस एलिमेंट्स विच आर इन प्योर फॉर्म में होते हैं, जो उनको भी एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट विद एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट दैट कैन बी यूज्ड। वो कैसे डिपेंड करता है कि उनकी नीड या उनकी रिक्वायरमेंट क्या केमिकल रिएक्शन की, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कैटलिस्ट कौन सा हमने यूज़ करना है। दे आर एज फॉलोज, दो तरह के कैटलिस्ट कौन से होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं और दूसरे नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन से होते हैं, जो मेनली क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे रेट करते हैं रिएक्शन का रेज, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, उसको लोअर डाउन कर देते हैं, जिससे क्या होता है काफ़ी सारे नंबर ऑफ रिएक्शंस मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली प्रोडक्ट में, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ यील्ड है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज़ करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं NH3 की प्रेपरेशन में अमोनिया की बाय हैबर प्रोसेस, जहाँ आयरन ऑक्साइड जो वो एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है, और वो क्या करता है, जो अमोनिया को यील्ड है उसको क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो कैटलिस्ट जो डिक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। वो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिक्रीज़ करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है उनको इंक्रीज़ करके, उनके साइज़ को बढ़ा के, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रांसफ़र होने होते हैं प्रोडक्ट में, उनका रेट कम हो जाता है। एग्जाम्पल लें तो अगर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन इज़ रिटार्डेड बाय यूजिंग एसिटानिलाइड का यूज़ करते हैं, जो कि एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, जो कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कम कर देता है। उसके बाद आते हैं प्रोमोटर और एक्सेलेटर्स क्या होते हैं। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, पहले तो अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द कैटलिस्ट एक्टिविटी, वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा उसे हम बोलते हैं प्रोमोटर और एक्सेलेटर। जैसे हैबर प्रोसेस में मोलिब्डेनम और मिक्सचर ऑफ पोटाशियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एज ए प्रोमोटर का काम करता है, जो कि इंक्रीज़ करता है किसको, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को। कैटालिस्ट पॉइजन्स और इनहिबिटर्स की बात करें तो वो सब्सटेंस जो डिक्रीज़ करते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट पॉइजन्स और इनहिबिटर। इसमें एग्जांपल लें तो जैसे इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो कैटलिस्ट हम पैलेडियम इज़ पॉइजनड विद बेरियम सल्फेट इन क्विनोलोन सॉल्यूशन, और रिएक्शन को हम स्टॉप कर देते हैं एल्कीन लेवल तक। तो जो कैटलिस्ट है उसमें होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो देयरफॉर वी कैन से दैट वो सब्सटेंसेस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction,
एक्सेलरेट तो कर देते हैं रिएक्शन को, बट खुद वो कंज्यूम नहीं होते, चाहे वो केमिकली बात करें चाहे क्वांटिटेटिवली अनचेंज रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता, उनको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। और ये जो फिनोमिनन होता है सारा प्रोसेस को, उसको बोलते हैं कैटालिसिस। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कि उसकी नेचर कैसी है और उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हमने डिवाइड कर रखा है दो तरह से। एक होते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजेनियस कैटालिसिस की। होमोजेनियस कैटालिसिस क्या होती है? व्हेन द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड द कैटलिस्ट, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया और कैटलिस्ट, वो सारे के सारे सेम फेज में, चाहे वो गैसेस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, यानी कि एक ही जैसे फेज में हो, तो प्रोसेस को हम बोलते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस। तो द फ्लोइंग आर्स, कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके। फर्स्ट जैसे ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं इन द लेड चैम्बर प्रोसेस। ये देख सकते हो आप, रिएक्शन 2SO2 गैसेस फेज में है, ऑक्सीजन भी गैसेस फेज में है। कैटलिस्ट देखो तो NO नाइट्रस ऑक्साइड, वो भी गैसेस फेज में है, तो बन रहा है 2SO3, वो भी गैसेस फेज में। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हो, प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट है चाहे वो कैटलिस्ट है, एक ही जैसे फेज में है। तो ये बता रहे हैं होमोजेनियस कैटालिसिस को। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट CH3COOCH3 इज कैटलाइज्ड बाय H पॉजिटिव आयंस फर्निश्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देख सकते हो आप, वाटर के साथ रिएक्शन की गई है, लिक्विड लिक्विड फेज में है दोनों, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया गया वो भी लिक्विड फेज में, और जो बन रहा है प्रोडक्ट वो बन रहा है क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड और मिथेनॉल, जो कि एक्वस फेज में, वो भी लिक्विड ही स्टेट होती है। तो इन दोनों के क्या है, एक ही जैसे फेज हैं तीनों के, मतलब देख सकते हो आप, चाहे रिएक्टेंट है, चाहे प्रोडक्ट है, चाहे कैटलिस्ट है, वो सारे के सारे एक जैसे फेज में हैं। उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। द कैटालिटिक प्रोसेस, जिनमें रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट हैं वो अलग अलग फेज में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसके एग्जांपल लें तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देख सकते हैं इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। कैटलिस्ट जो प्लैटिनम ले लें अगर सॉलिड फॉर्म में, तब भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में। आप देख सकते हैं यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनकी सेम फेज में है, बट कैटलिस्ट सेम फेज में नहीं है, जिसकी वजह से हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। Combination between nitrogen and dihydrogen to form ammonia in the presence of finely divided iron in Haber process में ये रिएक्शन चलती है। आप देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं जो कि गैसेस फेज में है, और जो इनके लिए कैटालिस्ट है वो फेरस जो कि सॉलिड फेज में है, तो बन रहा है अमोनिया, वो भी गैसेस फेज में है। तो आप देख सकते हो यहाँ कैटालिस्ट जो सॉलिड फेज में है, बाकी सारे गैसेस फेज में, तो डिफरेंट फेज होने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। उसके बाद आती है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ heterogeneous catalysis. This theory explains the mechanism of heterogeneous catalysis. इस थ्योरी ने heterogeneous catalysis का जो भी मैकेनिज्म था उसके बारे में बताया था। जो ओल्ड थ्योरी थी जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस वाज दैट द रिएक्टेंट्स इन गैसेस स्टेट और इन सॉल्यूशन आर एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। की उसका मानना था कि जो रिएक्टेंट होते हैं जो गैसेस स्टेट में होते हैं या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, वो हमेशा ऑब्जॉर्ब होते हैं सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो है सरफेस पर कैटलिस्ट के बढ़ जाए तो रिएक्शन रेट भी बढ़ जाता है, ये बोलती थी वो। तो एडजॉर्प्शन बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एडजॉर्प्शन क्या थी, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी, यानी कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज यूटिलाइज्ड इन एनहांसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो कैटालिटिक एक्शन था कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। ये था आपको पता है कि कैटलिस्ट का काम था कि इंटरमीडिएट बनाएगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। पर जो मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी आई वो क्या थी, कम्बिनेशन थी किसका, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का और ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी। दोनों थ्योरी जो थी कैटालिटिक एक्शन की और ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी थी, उन दोनों को कंबाइन करके ये थ्योरी बनाई गई थी। द कैटालिटिक एक्टिविटी इज लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये जो एक्टिविटी थी कहाँ लोकलाइज थी, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो जो मैकेनिज्म था उसमें 5 स्टेप थे। 5 स्टेप वो क्या थे, फर्स्ट था कि डिफ्यूज़न होगी किसकी, रिएक्टेंट की, कहाँ होगी, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर। दूसरा था कि एडजॉर्प्शन होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, कहाँ होगी, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर। थर्ड था अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगी ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एन, पहले इंटरमीडिएट बनेगा। फोर्थ था फिर डिजॉर्प्शन होगी, डिजॉर्प्शन होगी जब रिएक्शन की प्रोडक्ट की फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस
एंड देयर बाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। डिजॉर्प्शन होगी रिएक्शन प्रोडक्ट की कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर, जिसके वजह से क्या होगा, जो सरफेस है दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा रिएक्शन को दोबारा से फॉलो करने के लिए। तो फिफ्थ था डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, लास्ट में फिर से डिफ्यूज़न होगी रिएक्शन प्रोडक्ट की अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, जो कि कैटलिस्ट सरफेस से अलग हो जाएगा। मतलब कैटलिस्ट जब तक अलग नहीं होगा, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। आपको पता है कैटलिस्ट रिएक्शन जो कंप्लीट होती है तो उससे जैसे शुरू में होता है वैसे के वैसे सेपरेट हो जाता है। तो ये जो 5 स्टेप हैं इस थ्योरी ने फॉलो किए थे। द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्क हैज़ फ्री बैलेंसेस। ठीक है, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट की बात करें तो अगर अंदर की बात नहीं हो रही बल्क के अंदर की, तो जो सरफेस होता है उसके पास फ्री बैलेंसेस होती हैं, जो क्या करती हैं, प्रोवाइड द सीट फॉर केमिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से केमिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती हैं। व्हेन ए गैस कम्स इन कंटैक्ट विद सच ए सरफेस, जब कोई गैस जो है उसके सरफेस के कंटैक्ट में आती है तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड अप, इट्स मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड अप देयर ड्यू टू लूज केमिकल कॉम्बिनेशन, वो टिके रहते हैं। इफ़ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब साइड बाय साइड, अगर अलग अलग मॉलिक्यूल जो साइड बाय साइड एब्जॉर्ब होते रहें तो वो क्या करते हैं, दे में रिएक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे का रिएक्ट करते हैं और रिजल्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नए मॉलिक्यूल, मतलब नए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो 10 फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स में इवेपोरेट, जो फॉर्म मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट भी हो सकते हैं और सरफेस को छोड़ देते हैं फॉर फ्रेश रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। देख सकते हो आप रिएक्शन नीचे दिख रही है। सबसे पहले इसमें है कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री बैलेंस, सबसे पहले कैटलिस्ट सरफेस बनाया गया है। उसके बाद ए और बी क्या है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल हैं। तो पहले क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल। जब एडजॉर्प्शन होगी तो क्या होगी, वो कैटलिस्ट सरफेस के साथ फोर्सेस जो होंगी उनके साथ फ्री बैलेंसेस है उनके साथ जुड़ गए। फिर क्या हुआ, एडजॉर्प्शन हुई रिएक्टिव मॉलिक्यूल की, रिएक्टिव मॉलिक्यूल जो थी उनकी एडजॉर्प्शन होने से उनमें भी आपस में फोर्सेस आ गई, वो जुड़ गए, इंटरमीडिएट बन गया। फिर डिजॉर्प्शन हुई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की, तो वो क्या हुआ, कैटलिस्ट सेपरेट हो गया और ए और बी प्रोडक्ट सेपरेट हो गया। तो इस तरह से जो है मैकेनिज्म चलता है एडजॉर्प्शन थ्योरी का। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई द कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज इन मास, कैटलिस्ट के मास में चेंज क्यों नहीं आती, और केमिकल कॉम्बिनेशन कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंड इज इफेक्टिव इवन इन ऑल, अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी हो तब भी ये इफेक्टिव क्यों होती है प्रोसेस। तो इट हाउएवर डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन, इसने उसके जो प्रमोटर होते हैं कैटालिटिक या कैटालिटिक पॉइजन होते हैं उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। उसके बाद है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सबसे पहले एक्टिविटी की बात करें, द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन। जो एक्टिविटी होती है कैटलिस्ट की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है। कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम ग्रुप 5 से लेकर 11 तक जाएँ पीरियोडिक टेबल में तो वो इंक्रीज़ करती है, यानी कि एक रिएक्शन से आप कंसीडर करते हैं H2 + O2 करें तो वाटर बन जाता है इजीली। सेलेक्टिविटी की बात करें तो सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट इज़ इट्स एबिलिटी, जो सेलेक्ट किया जाता है कैटलिस्ट वो उसकी एबिलिटी होती है कि वो किसके साथ रिएक्शन दे पाएगा और कितना क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ हम रिएक्शन से देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ निकल की ब्रेंच में तो वो बनता है मीथेन और वाटर बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो ये मीथेनॉल भी बनाता है जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होती है, अ कैटालिटिक रिएक्शन, वो कैटालिटिक रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिटिक, जिसके ऊपर जो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि जो कैटालिस्ट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और ऑन द साइज ऑफ द रिएक्टेंट, साइज क्या है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का साइज क्या है, उसको हम बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। फॉर एग्जांपल जैसे कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स, जियोलाइट्स क्या है, एक शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस है। द पोर साइज प्रेजेंट इन जियोलाइट्स, जियोलाइट्स का पोर साइज जो है वो कहाँ से रेंज करता है, 260 से 740 पिकोमीटर तक उसका साइज होता है। 10 मॉलिक्यूल्स हैविंग ए पोर साइज, मॉलिक्यूल्स है उनका पोर साइज होता है वर्क क्या है, मोर देन दिस कैन नॉट एंटर द जियोलाइट, इससे ज़्यादा जो अगर साइज आ जाए तो वो जियोलाइट में एंटर नहीं कर सकता एंड अंडरगो द रिएक्शन, तो इसे हम बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। ठीक है, तो आज हमने जो स्टडी किया उसमें हमने स्टडी किया कि कैटालिसिस क्या होती है, कैटालिस्ट का रोल क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में कुछ एक डिस्कस किया, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिस्ट के बारे में। फिर हमने कैटालिसिस के टाइप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में डिस्कस किया, प्रमोटर के बारे में डिस्कस किया, इनहिबिटर में
के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में पढ़ा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एंजाइम कैटालिसिस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। और अगर आपको कुछ एक टॉपिक जो पिछले लेक्चर के साथ रिलेट करते हैं वो समझना है तो आप हम डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो या फिर जो लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं वीडियो के साथ उनसे देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।